में रहती हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और मोदी केयर में आने से पहले और शादी होने के पहले की जो जर्नी है उसे मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। मेरा जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ। राजस्थान का एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट चूरू, और चूरू में भी एक छोटा-सा गाँव है सुजानगढ़। वहाँ मैं पढ़ी लिखी, वहाँ मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई। बाय बर्थ मेरा जो जो विज़न है और जो मेरा शरीर है वो बाय बर्थ ऐसा है, कोई मुझे बीमारी नहीं है। और मेरे मम्मी-पापा सब नॉर्मल कलर के हैं। हम लोग 5 बहनें हैं। 5 बहनों में से हम लोग 2 सिस्टर ऐसी हैं जो इस टाइप के कलर की हैं, बाकी मेरी 3 सिस्टर हैं वो नॉर्मल कलर की हैं। तो जैसे ही हम लोगों का जन्म हुआ था तो आस-पास के काफ़ी लोग देखने आया करते थे हमको कि अरे उनके घर में कैसा बच्चा पैदा हुआ है। व्हाइट थे तो एक उत्सुकता रहती है सबके मन में, तो ऐसी उत्सुकता सबके मन में थी और आस-पास से भी आते थे, थोड़े-थोड़े गाँव के पास से भी लोग आते थे देखने के लिए कि देख के आते हैं चलो। ठीक है, उस समय हमें नहीं पता चला था कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम आएगी या हमें आगे जाके कुछ दिक्कतें आएगी। बड़े सुंदर लगते थे सबको खरगोश की तरह छोटे से, और जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो पता चला कि हमारी विज़न है, आँखों का जो विज़न है वो सिर्फ़ 20 टू 30% काम करता है। तो पापा ने बहुत सारी जगह मुझे दिखाया भी, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर डॉक्टर ने बोला कि ऊपर वाले ने इनको एक आँख का पर्दा नहीं दिया है, इसलिए ये ज़्यादा दूर का नहीं देख पाएँगे और इनको हमेशा अपने आँखों के सामने इस तरीके से करके ही देखना होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी थी, हम लोग अपने आप को इस प्रॉब्लम में डाल चुके थे, पर जैसे ही पता चला कि धूप में जाते हैं तो स्किन भी जलनी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। स्कूल जाने लगे तो हमेशा प्रोटेक्शन के साथ जाना पड़ता था, छाता लेके जाना पड़ता था स्कूल में, और स्कूल में जब पढ़ाई करने बैठे तो मैडम जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा करती थी, तो वो भी दूर से नज़र नहीं आता था। तो बोर्ड के सामने जाके लिखना स्टार्ट कर दिया करते थे, तो क्लास में हमेशा हल्ला रहता था कि कविता के कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, या कविता को थोड़ा इधर करो, कविता को थोड़ा इधर करो। और जो भी मेरे साथ बैठता था, मेरी मेरी सीट हमेशा चेंज होती रहती थी, क्योंकि जिसके पास मैं बैठती थी उसको मैं डिस्टर्ब करती थी। पूछती थी उनसे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है या मुझे अपनी कॉपी दे दो। तो सब लोगों को लगता था कि इनके कारण, कविता के कारण हम लोग काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। तो हर बार मेरी सीट को रोटेट कर दिया जाता था, और ठीक है, अब ये बन चुका था जीवन का हिस्सा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। कहते हैं ऊपर वाले की रज़ा में रज़ा थी हमारी भी कि ठीक है, हमें इसी साथ में जीना है। जैसे-जैसे बड़े होते गए वैसे-वैसे प्रॉब्लम भी थोड़ी ज़्यादा आती गई, पढ़ाइयाँ भी थोड़ी बढ़ती गई, और 10th पार करने के बाद मेरी एक इच्छा थी कि मैं कॉमर्स लूँ। लेकिन जो सुजानगढ़ ऐसी जगह थी कि वहाँ कॉलेज था वो कोएड था, बॉयज़ और गर्ल्स को साथ में पढ़ाया जाता था, और पापा को कहीं न कहीं डर था कि हम 5 लड़कियाँ थी, तो पापा को कहीं न कहीं डर था कि गाँव एक जो सुजानगढ़ गाँव है वहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि लड़कियों को कोएड क्लास में पढ़ाया जाए, कॉलेज में भेजा जाए। तो पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि कविता जो भी पढ़ाई करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें गर्ल्स कॉलेज में भेजूँगा। तो मैं गर्ल्स कॉलेज के अंदर पढ़ाई-लिखाई करने गई, वहाँ पर भी वही सेम दिक्कतें। कई कमेंट भी आते थे कि ये बुरी बांदरी जा रही है या ये अंग्रेज की 7वीं औलाद आ रही है। पर एक मन के अंदर तकलीफ होती थी कि यार हमें ऐसा क्यों बनाया ऊपर वाले ने, पर जीना सीख चुके थे, 20-22 साल हो चुके थे उस जीवन में, और पापा को बोला था पापा बीएड करना है, पापा बोले बिल्कुल बीएड करो। हर एग्जाम में मुझे 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते थे कि 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और बीएड के एग्जाम पे भी यही बात हुई थी, लेकिन जब एग्जाम कंप्लीट करके निकली 3 आवर्स हो चुके थे और 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलने की बात थी, तो वो 30 मिनट मुझे एक्स्ट्रा नहीं दिए गए और मेरा पूरा एक पेपर रह गया था। तो कुछ करने की चाह शुरू से थी दोस्तों, लेकिन कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ और जो जगह थी वो ऐसी नहीं थी कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल सके, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो बीच में ही ड्रॉप हो गया। और इसी बीच पापा ने मुझे बोला कि मैंने पापा को बताया, पापा इस तरीके के कमेंट आते हैं, तो पापा बोले ये मैंने तुम्हें गर्ल्स कॉलेज में भेजा है, तो ये कमेंट तुमको सुनने को मिल रहे हैं, अगर मैं तुम्हें कोएड कॉलेज में भेजता तो तुम्हें क्या-क्या सुनने को मिलता। तो मैंने कहा ठीक है पापा, आप सही बोल रहे हो, आपने ज़िंदगी हमसे ज़्यादा देखी है। और इस तरीके से 3 सिस्टर और थी, शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पापा के लिए कुछ करूँ, पर 3 छोटी सिस्टर की शादी होनी थी, इसलिए मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, 22-23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं उज्जैन आ गई। उज्जैन में मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरे जैसे कलर की हैं, और जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, तो उनका आईज़ विज़न मुझसे थोड़ा और वीक है, उनको 20% आई से दिखता है, और बहुत सारी जगह डॉक्टरों से उन्होंने भी ट्रीटमेंट कराया, और डॉक्टरों ने उनको ये तक बोल दिया है कि आपकी लंबे समय तक आईज़ काम नहीं करेगी, आगे जाके आपको ये आईज़ है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। तो एक अंदर से डर तो आज भी बना हुआ है कि कहीं आईज़ नहीं रही तो क्या होगा? लेकिन थैंक्स कहना चाहूँगी मोदी केयर का, और थैंक्स कहना चाहूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म का
क्योंकि मैंने समय रहते इस कंपनी को ज्वाइन किया, और जो 16 साल का पीरियड हुआ उसमें भी जो 13 साल मेरे जो बीते वो भी बहुत अच्छे बीते। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्या बनाना है, क्या करना है। साथ ही जो मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस था उसको भी मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। कोरियर का काम था, टूर एंड ट्रेवल्स का काम था। लेकिन 2016 जनवरी 2016 में किसी ने मुझे इस मोदी केयर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बताया। उस इंसान का मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। शुरुआत में दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया, और आज जो नए गेस्ट हैं उनसे भी यही बताना चाहूंगी कि शुरुआत में किसी को इस बिजनेस की खूबसूरती समझ में नहीं आती है, पर सब्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब्र से इस बिजनेस में बैठे हो और नजर लगाए, नजर, सब्र और खबर, इन तीनों चीजों पे आपका फोकस है, अगर आपको नजर सही है कि आपको किस व्यक्ति को कैसे जोड़ना है, किस व्यक्ति को कहाँ लगाना है, नजरें आपकी सही है, दूसरी आपको हर चीज की खबर है कि कहाँ से मोदी केयर के किस प्रोडक्ट को कैसे काम में लिया जाता है, पूरी प्रॉपर जानकारी है, और साथ ही साथ आप में सब्र है, ये तीन चीजें अगर आपके पास में हैं तो आप मोदी केयर बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। और मैंने 2016 जनवरी 2016 में मोदी केयर बिजनेस में अपना नाम दर्ज कराया, और 8-9 महीने तक कुछ नहीं करके अपना समय गंवाया, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था करना क्या है। जिसने ज्वाइन कराया वो छोड़कर चले गए, और हमने किसी को ज्वाइन कराया नहीं था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इसमें किसी को ज्वाइन कराना होता है। 6-7 महीने का सफर यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से बेकार हो गया। और जब समझ में आया इस बिजनेस की खूबसूरती, कंपनी में फोन किया कि मुझे इस काम को नहीं करना है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट भी लीडर्स के कहने पे ओपन कर लिया था, और बाद में मुझे पता लगा कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें लोगों को जाके समझाना पड़ेगा, मैं व्हीकल चला नहीं सकती, ज्यादा दूर का देख नहीं सकती, मैं इतनी बड़ी टीम को कैसे बनाऊंगी, मैं लोगों को कैसे बात करूंगी, कैसे किसी के घर जाके प्लान दूंगी। इवन इतनी प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें किसी दुकान पे जाना होता है तो अंदर जाने के बाद उस दुकान में पता चलता है कि वो दुकान किस चीज की है। बहुत बार मैं किसी गलत दुकान पे चली जाती हूँ, और वहां से जाने के बाद पता चलता है उस दुकान में कि मैं किसी गलत दुकान पे आ गई हूँ, और फिर मैं दुकान वाले को सॉरी बोल के बाहर आ जाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता था ये मेरे लिए बिल्कुल भी ये बिजनेस सूट करेगा मुझे। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाहा है वहीं रहा है। एक मन में इच्छा थी शुरू से कुछ करने की, शुरू से कुछ पाने की। और जीवन में एक हादसा भी घटित हुआ 2016 के अंदर ही। मेरे जिया जी कैंसर से एक्सपायर हो गए, और मेरी दीदी भी इसी कलर की थी। मेरी दीदी के जो दोनों बच्चे हुए वो भी इसी कलर के हुए। तो जब दीदी को शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब कोई इंसान चला जाता है तो परिवार में सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, बोलते हैं हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका। लेकिन जब जवाबदारियां और जिम्मेदारियां आती है तो सब इंसान अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसा ही कुछ दीदी के साथ भी हुआ। और जब दीदी को पता चला कि जीवन में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, तो दीदी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को भी बोला, मुझे भी बोला कि मुझे कुछ करना है। तो दीदी को कलकत्ता में जॉब भी लगवाया। पर इस बीच इनके मन में एक एहसास हुआ कि कविता, ये जिया जी गए हैं इस दुनिया से, मालूम नहीं है इस दुनिया से पहले कौन जाएगा, पहले तुम जाओगी या मैं जाऊंगी ये पता नहीं है, मुझे एक गिफ्ट चाहिए तुमसे। तो मैंने उनको बोला क्या? तो बोले तुम मुझे आत्मनिर्भर होकर दिखाओ, 10-15 हजार रुपए कमा कर दिखा दो। तो मैंने कहा मैं आपके बिजनेस में काम कर रही हूँ, और आपके बिजनेस में जो सपोर्ट चाहिए वो मैं आपको कर रही हूँ। तो बोले मेरा बिजनेस है, मुझे अच्छे से पता है इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो क्या तुम्हें मेरे बिजनेस की एबीसीडी पता है? तो थोड़ा सा मैं भी शॉक्ड हुई कि नहीं, अगर ऐसा कुछ जीवन में हो गया। पहले तो मैंने इनको बहुत कहा कि आप नेगेटिव बातें मत करो, हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि नहीं, ये किसी का कुछ पता नहीं है, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। आप 10-15 हजार रुपए की थोड़ा सा कुछ ट्राई करो एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करो, लेकिन आप अलग से कुछ करो। तो इन्होंने बोला कि अगर मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार करता हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें कुछ अर्निंग करना सिखाऊं। अगर इस दुनिया से चला भी जाऊं तो तुम्हें 5 लोगों के सामने इस तरीके से हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि भैया जॉब कौन देगा, जॉब कौन देगा? ना अपन व्हीकल चलाना जानते हैं, ना हमें दूर से दिखता है, ना कोई हमें इंग्लिश आती है बोलना कि हमें कोई जॉब कर दे, ना कुछ मुझे कंप्यूटर आता है, तो कौन दे देगा मुझे जॉब? तो बोले नहीं, अपन सर्च करते हैं। और इसी सर्च करने के बहाने मोदी केयर आया, और 2016 में ज्वाइन किया। समझ में नहीं आया, 8 महीने बेकार कर दिए। और 8 महीने बाद कंपनी से एक फोन आया कि इस तरीके से इंदौर में एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को अटेंड करने आओ। उस मीटिंग को अटेंड करने गई, तो वहां पर भी ज्यादा दूर से तो कुछ नहीं दिखा, पर हाँ ये समझ में आया कि कुछ डेमो दिखा रहे हैं, कुछ प्लान बता रहे हैं। घर आकर यूट्यूब पर और गूगल पर थोड़ा सर्च करा, और सबसे पहली दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूंगी, यहाँ से जो मेरी
6-8 महीने बाद जो मेरी मोदी केयर में बिजनेस में जर्नी जो स्टार्ट हुई, उसमें मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम, अगर जो भी लीडर इस बिजनेस को अपना समझता है, अपलाइन का नहीं समझता है ये बिजनेस मेरा है, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होना चाहता है, तो पहली बात तो वो ये जान ले कि उसे आईडी लगाना आना चाहिए। आज भी बहुत सारे लीडर हैं जो अपनी अपलाइन को सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, और अभी भी अपने लीडर को आईडी लगाने के लिए देते हैं। तो दोस्तों, हम वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता जो व्यक्ति आज भी अपनी आईडी अपने लीडर को लगाने के लिए। अपना अगर बिजनेस है, आप अपने सपने इस बिजनेस में पूरे करने आए हो, आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो आपको आईडी लगाना आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत के 6 मंथ मैंने मेरी आईडी किसी से भी नहीं लगवाई। उसकी एनईएफटी करनी है, उसकी केवाईसी करनी है, उसका ऑनलाइन ऑर्डर लगाना है, उसका सब टोटल मैंने मेरे हाथ में लगा। और आज भी मुझे मेरी 6 लाइनों की 10 से 15 जनरेशन याद है। मैं आपको मुंह से बता सकती हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में कौन है, सेकंड जनरेशन में कौन है, थर्ड जनरेशन में कौन है, इवन इसीलिए। और ये अगर आपकी बाउंडिंग रहेगी तो आपकी टीम के साथ बाउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी टीम के हर व्यक्ति के साथ बात कर पाओगे। अधिकतर लोग सोचते हैं उसने जोड़ा वो बात करेंगे, नहीं, मैं ये हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगी, अपनी टीम के हर एक लाइन के 10-10 लोगों से आप बात करें, 10-10 लोगों से आपका संपर्क होना चाहिए, तब आप अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो आपको डेमो करना आना चाहिए खुद का। हाँ, आप अपनी अपलाइन का सहयोग लीजिए, हेल्प लीजिए, 5 से 7 मीटिंग अपनी अपलाइन के साथ कीजिए। कभी आप बाहर हैं तो अपनी अपलाइन को आप बोल सकते हो कि आप इस मीटिंग को कर दीजिए हमारे लिए। लेकिन अगर आप वहीं हैं तो आप अपनी अपलाइन की बजाय खुद अगर उस मीटिंग को करोगे तो आप इस बिजनेस में जल्दी सफल हो सकते हो। तीसरा, अगर आप 4 मीटिंग्स, 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार जो सुरेखा मैम हमें बोलती है, वो अगर आप अटेंड करते हो तो बिल्कुल आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। होम मीटिंग अगर जब भी आप करके आते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम मैंने उसको 10 बार फोन कर लिया, मैडम मैंने उसको 5 बार फोन कर लिया, वो ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि चाहे आप कितना ही फोन पे उनको समझा दीजिए, जब तक आप उनको प्रैक्टिकल डेमो नहीं दिखाओगे, डेमो इस बिजनेस की जान है। एक इलेक्ट्रिसिटी के वाला भी आता है ना हमारे घर में, तो वो अपने सारा डेमो किट लेके आता है। आज से अगर 10 साल की पहले की बात करें, डॉक्टर भी अगर हमारे घर में आता था ना तो अपना डेमो किट लेकर आता था। तो हमें भी हमारा डेमो किट लेकर जाना है। अगर हमारा डेमो किट लेकर जाएंगे और उस बिजनेस को, चाहे हम 2 प्रोडक्ट के डेमो करके आए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 8-10 प्रोडक्ट के डेमो करके आओ, पर अगर आप 2 प्रोडक्ट के भी डेमो करके आओगे तो बिल्कुल आप बंदे से ज्वाइनिंग भी लाओगे, ऑर्डर भी लाओगे, और इस बिजनेस में अच्छे से सफल भी होगे। और एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, और उनको लगता है कि अब सब ग्रुप में मैसेज आएंगे और व्यक्ति पढ़ लेगा और लीडर बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत बार ये भी करते हैं कि पीडीएफ भेज देते हैं, कैटलॉग भेज देते हैं, और व्यक्ति को कहते हैं भैया अपनी ऑर्डर लिस्ट बना दो। उन्हें क्या मालूम स्टेरी क्लीनर क्या है, उन्हें क्या मालूम स्पीक एंड स्पेन क्या है, वो ऑर्डर लिस्ट अपनी कैसे बनाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मोदी केयर को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। मोदी केयर में अगर आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो तो आपको उसको किस तरीके से आपको उसको बड़ा करना है। देखिए, आपका जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जब आप पैदा करते हो तो क्या पैदा होते ही उसको बोल देते हो कि वह अपने आप खाना खा ले या अपने आप पढ़ाई कर ले, या आप उसे 6 महीने तक, 1 साल तक उसे टाइम देते हैं कि भैया उसकी अगर डायपर भी चेंज करना है तो हम करते हैं। तो मोदी केयर में भी अगर आपका नया कोई कंसल्टेंट आया है तो उससे आप बेबी केयर करें। बेबी की जिस तरीके से आप केयर करते हैं ना, देखिए एक बच्चे को आप पालते हो, बड़ा करते हो तो 25 साल लगाते हो उसको। पहले 5 साल तो उसको पढ़ना, मतलब बोलना चलना उसे हम लोग सिखाते हैं, खिलाना पिलाना। फिर उसे हम कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, नर्सरी, KG1, KG2, फिर 12th क्लास तक वो पार करता है, फिर वो कॉलेज में आता है, कोई ना कोई वो डिग्री लेता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी डिग्री लेगा तो उसको कितना खर्च करा होगा माँ बाप ने उसके ऊपर? 25 साल के अंदर कम से कम एक बच्चे के ऊपर माँ बाप ने 25 लाख खर्च करे होते हैं। अगर एक साल का, मैं गिरी से गिरी कोई अच्छी एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई अच्छे ऐशो आराम की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एक बात कर रही हूँ कि अगर हमें बच्चे को बड़ा करके पालना पोसना है तो हम 25 साल तक एक बच्चे को बड़ा करते हैं इस आस में कि वो बड़ा होके 25 या 50 हजार या 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए हम उसे 25 साल देने को तैयार हैं, और हम जिस बंदे को ज्वाइन कराते हैं उससे हम 5 महीने नहीं दे सकते हैं।
5 महीने अगर हम उस बंदे को दे दें, एक बेबी की तरह उसकी हम केयर कर लें, तो वो 25 साल बाद जो हमारा बच्चा हमें इनकम देने वाला है ना, वही इनकम हमें वो हमारा बेबी देने वाला है। अगर जिस नई व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके घर का पेस्ट खत्म कब होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके घर का घी कब खत्म होने वाला है, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके घर का मिर्च मसाला कब खत्म होने वाला है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको मालूम होगी, बेबी को आप कैसे कैसे आप बेबी को जैसे केयर करते हो, वैसे आप अपने नए कंसल्टेंट की केयर करोगे। अगर पेस्ट खत्म हुआ है तो आप उसे कॉल करो, वो आपको कॉल नहीं करेगा। बहुत बार आपको लगता है कि व्यक्ति जुड़ा है, वो ऑर्डर बनाएगा। अरे वो क्यों ऑर्डर बनाएगा, अभी तो बच्चा आपके पैदा हुआ है, उसके थोड़ी ना हुआ। जब उसके पैदा होगा, जब वो अपनी बड़ी टीम बड़ी कर लेगा, तो वो भी उसी तरीके से केयर करेगा। हमें मालूम है कि बच्चा बड़ा होने के बाद इनकम देता है। 25 साल के बाद बच्चा 50-60 हजार रुपए की इनकम करता है, और शादी होने के बाद हम माँ बाप बच्चों के सामने यूं हाथ फैलाते हैं। वो हाथ अगर हमें नहीं फैलाने पड़े, तो आज जिसे हम मोदी केयर में ज्वाइन करा रहे हैं, उसे बेबी की तरह केयर करें और उसको पालें, पोसें, बड़ा करें। 6 महीने बाद जिस तरीके से हमें मालूम है कि 6 महीने बाद वो चलना सीख जाएगा, 10 महीने बाद वो दौड़ना सीख जाएगा, 1 साल बाद। अच्छा एक बात बताओ, एबीसीडी पढ़ना सीखता है, तो आप पेरेंट्स को, टीचर्स को जाके बोल देते हो क्या कि आप 6 मंथ में ही बच्चे को सेकंड क्लास में एडमिशन दे दो? बोल देते हो? नहीं बोलते हो। आप लोग बोलते हो कि नहीं भैया, पूरा प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम से मैडम आप पढ़ाओ। मेरे बेटे को एबीसीडी अच्छे से आना चाहिए, मेरे बेटे को 1 2 3 1 अच्छे से आना चाहिए, मेरे बेटे को एबीसीडी क ख ग सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उसे सेकंड क्लास में। 1 साल इंतजार करते हो आप एक नई क्लास में एडमिशन दिलाने के लिए। तो आप जब एक बच्चे को, जब आप नए व्यक्ति को, कंसल्टेंट को ज्वाइन कराते हो, तो उसे 1 साल का टाइम क्यों नहीं देते हो? उसे क्यों नहीं कहते हो कि भैया 1 साल लगेगा, 3 साल लगेगा इस बिजनेस में? बच्चे को 25 साल देने को तैयार हो, बच्चे को 25 साल तक बड़ा करके 50,000 या 1 लाख का आदमी बनाने के लिए 25 साल दे सकते हो। लेकिन हमारे मोदी केयर के कंसल्टेंट में जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया, उसे हम 6-8 महीने नहीं दे सकते हैं। 6 अगर हमने 4 कॉल कर ली तो बहुत बड़ा, मैडम हमने उसको बहुत फोन कर दिए हैं, वो तो ऑर्डर ही नहीं बनाता है। अरे वो ऑर्डर कैसे बनाएगा, उसे क्या मालूम प्रोडक्ट क्या है, आपके घर में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ रखी है। एक नए व्यक्ति को ये सब चीजें नहीं मालूम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट को यूज करता जाएगा, वो चलना भी सीखेगा, दौड़ेगा भी, और सब चीजें वो आपकी करेगा। और एक दिन वो आपको 25,000 50,000 रुपए वाली इनकम नहीं, लाखों वाली इनकम आपको देकर जाएगा। तो अपनी टीम को अच्छे से बड़ा कीजिए, अपनी टीम को अच्छे से समझाइए, अपनी टीम को अच्छे से प्यार कीजिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैडम हम जेंट्स हैं, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो 3 खूबियां हैं इस बिजनेस की। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, जैसे सुरेखा मैम हमेशा बोलती है कि फैमिली बिजनेस है। तो लेडीज के लिए तो ये बिजनेस सीए के जैसा है, और जेंट्स के लिए ये बिजनेस एमबीए के जैसा है, और बच्चों, अगर हमारे बच्चे इस बिजनेस में आ जाए तो इंजीनियरिंग जैसा है। सीए के लिए कैसा है, सीए में एंट्री करना आसान है। तो लेडीज के लिए क्या है, इस बिजनेस में एंट्री करना बहुत आसान है। अगर आप कहोगे कि हम 4-5 लेडीज में मिलेगी, अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको यूज करने से ऐसा होगा, तू आईडी लगा दे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ज्वाइन तो उसको करा लेते हैं। लेकिन सीए करके नहीं निकल पाते हैं, कारण कि हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, मीटिंग सेमिनार में प्रॉपर आ नहीं पाते हैं, बहुत सारी जवाबदारियां होती है, जिम्मेदारियां होती है। तो उस समय हमें हमारे जो फैमिली में जो हमारा हस्बैंड है, उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो जब इस बिजनेस में आते हैं, तो एंट्री अगर हमने सीए के जैसे इस बिजनेस में कर ली है, तो एमबीए की तरह वो हमको बाहर निकाल पाएगा। एमबीए करके निकलना बहुत आसान होता है, सीए में एंट्री करनी आसान है, और एमबीए करके निकलना आसान है। तो जब आपके हस्बैंड इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो मैं इसीलिए बोलना चाहूंगी कि ये फैमिली बिजनेस है, मिलकर करिए। और जब आपके बच्चे इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो आज की टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग की जो काम कर सकते हैं, वो हमारे बच्चे कर सकते हैं। तो सीए, एमबीए और इंजीनियरिंग तीनों का कॉम्बिनेशन इस बिजनेस में है। ये एक फैमिली बिजनेस है, और इस बिजनेस को हम लोग अच्छे से समझ के, फैमिली, हर एक फैमिली का हर बंदा इस बिजनेस को अगर समझ के करेगा, तो बहुत अच्छे से बिल्ड हो पाएगा। और हर बंदा इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझे। मैं नए गेस्ट के आज ये नहीं कहती हूँ कि आपको ये सारी जवाबदारियां संभालनी है, पर जो पुराने हो चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग होने के लिए ज्वाइन हुए बहुत टाइम हो चुका है, उन लोगों से मैं सबसे कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझो, इस बिजनेस को अपना गोल सेट करके काम करो। मैंने इस बिजनेस में अपना गोल सेट किया था। 5 इंद्रियां जो मैडम कहती है कि जब गोल सेट करने लगो, तो सपना एक अलग चीज है, लक्ष्य एक अलग चीज है। सपना और लक्ष्य में बहुत अंतर है। लक्ष्य जब आप अपना बनाओ, तो आप अपनी उसमें 5 इंद्रियों को यूज करो, विजन बोर्ड पे अपने सपने को लिखो,
और फिर देखो कि आपका ये सपना कैसे पूरा होने लगता है। मुझे जब पता चला कि इस बिजनेस में गाड़ी आ सकती है, इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप आ सकता है, इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम की जा सकती है, तो मैंने मेरे सपने एक एक करके अपने विजन बोर्ड पे लिखना शुरू किए, और वो सपने एक एक करके पूरे भी होते चले गए। फॉरेन ट्रिप का सपना था जो मैंने अचीव किया। 3 फॉरेन ट्रिप का सपना मैंने मेरे विजन बोर्ड पे लिखा था, जो 1 हो चुका है, 2 का मेरे ट्रेवल फंड में पैसा रखा है। और मैंने मेरा कार का सपना रखा था कि मुझे मेरे पापा को मोदी केयर के कार फंड से कार उठा कर देनी है, तो वो मेरा सपना पिछले साल 1 सितंबर को पूरा हुआ। और तीसरा मेरा सपना था कि मुझे मोदी केयर से 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है दोस्तों, तो वो सपना भी मेरा पिछले महीने अगस्त में पूरा हुआ। और इस महीने भी मेरा 1 लाख का चेक बन रहा है। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार है वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से बच्चों को पालने में माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में हमें बड़ा करने का सबसे बड़ा रोल हमारे अपलायंस, हमें जिसने ज्वाइन कराया उनका, साथ में मेरे जो अपलायंस हैं आनंद सर, राजेश सर, उनका मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने मुझे अंगुली पकड़ के दौड़ना, इस बिजनेस में चलना नहीं सिखाया होता तो मैं शायद आज इस 1 लाख की इनकम पे नहीं पहुंच सकती। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगी दोस्तों, इस कोरोना लॉकडाउन में पिछले 6 महीने से अगर हम मोदी केयर में नहीं होते तो बेरोजगार की श्रेणी में होते। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर कि हम इस मोदी केयर बिजनेस में हैं और लाख रुपए महीना ले रहे हैं। 18 मार्च में सबसे लास्ट बाहर निकली थी घर से, और आज 1 सितंबर को निकली हूँ। पिछले 6 महीने से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ। जो मीटिंग करी है, जो ट्रेनिंग करी है वो ऑनलाइन करी है, और जूम मीटिंग से हमने मीटिंग्स करी है। और नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा टीम के साथ काम हुआ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ करना है तो डटकर कर, कुछ करना है तो डटकर कर, दुनिया से थोड़ा हटकर कर। दोस्तों ये बिजनेस थोड़ा हटकर है, क्योंकि हम तक जो आज तक सालों से देखते आ रहे थे ऐसा बिजनेस नहीं है। तो कुछ करना है तो डटकर कर, दुनिया से थोड़ा हटकर कर। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। ये इतिहास को पलटने जैसा बिजनेस है। हम लोग नहीं सीख के आए इस बिजनेस को। सुरेखा मैम जैसे कहती है कि कहीं सिखाया नहीं गया इस बिजनेस के बारे में, लेकिन हमें इतिहास को पलटना है तो हमें कुछ हटकर करना होगा। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, बिना काम के मुकाम कैसा। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो कोई मुकाम आपको क्या मिलेगा, और बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तब तक तू काम कर, काम कर, अर्जुन सा निशाना रख। क्योंकि जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज सुरेखा मैडम की बात करें, आज 24 साल पहले वो अपने एकदम अकेले इस बिजनेस को लेकर चली थी, और जो चले थे अकेले उनके जीवन में आज मेले हैं। तो आप सभी देख पा रहे हो कि उनके जीवन में उन्हें चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनको प्यार करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। तो जो, और हमारे राजेश सर, आनंद सर के लिए भी यही कहना चाहूंगी, जो चले थे अकेले उनके जीवन में आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार किसी का, जो करते रहे इंतजार किसी का, उनके जीवन में आज भी झमेले हैं, उनके जीवन में आज भी झमेले हैं। तो दोस्तों हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है। ना आएगी रिजेक्शन, आएंगे, नेक्स्ट 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 पे चलते जाना है। और एक दिन हम भी बहुत बड़े मेले में होंगे, बहुत बड़े टीम के साथ अपने बिजनेस को कर रहे होंगे, और हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस को अपना समझ रहा है लाख रुपए महीना ले सकता है। अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा 30% 20% आंखें काम करती है। मेरे लिए बहुत आसान नहीं था इस बिजनेस को करना, लेकिन मैंने मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट करे जिनको व्हीकल चलाना आता था। मुझे बोलना आता था पर व्हीकल जिसको चलाना आता था उसके साथ मैं चल पड़ती थी, और ये बिजनेस होता गया होता गया होता गया, और एक 11 हो जाते हैं। वही एक टीम में व्यक्ति जोड़ा जिसको अच्छे से व्हीकल चलाना आता था, जिसको अच्छे से, जिसके बड़े सपने थे, उन लोगों को मैंने मेरी टीम में जोड़ा, और 11 करते 66 लोग टीम में हो गए। और दोस्तों यही आपके साथ होगा, 101% होगा, और हम वो हर सपना मोदी केयर में पूरा कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। बहुत जल्दी टीम में बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है, बहुत जल्दी बहुत सारे टीम में मिलेनियर क्लब में लोग आने वाले हैं। यही आप सबको कहना चाहूंगी, इस बिजनेस को मन लगाकर करो और अपना बच्चा समझ के करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच राजेश सर। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, आपने 20 मिनट्स दिए हैं मुझे। नो नो नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम। बहुत रियली ऑसम बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने दिल छू लिया। मतलब